तो कांग्रेस ने आखिरकार शुभ मुहूर्त किया है। 33 नामों के साथ शुभ मुहूर्त किया, जबकि बीजेपी 124 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है। हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और दिल्ली से हमारे सहयोगी अदिति बनी हुई है। अदिति, शुभ मुहूर्त ही कह रहे हैं हम इसको, टॉप अप कहते हैं ना, टॉप अप। तो कांग्रेस ने उस टॉप अप लिस्ट को जारी कर दिया है, जबकि मैं और नरेश जी बात कर रहे हैं कि भाई कितने नाम तो ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं। उनमें से कई नाम तो ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो तक वो पहले ही बता चुके हैं कि अगर सरकार आई तो ये पोर्टफोलियो ये संभालेंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि बाकी नामों को होल्ड कर दिया गया? आप कैबिनेट का इस जिक्र कीजिए। भाई 30 मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर, 5 नाम सामने आए, सिर्फ 25 तो वही रह गए। देखिए, आपने एक बहुत जबरदस्त लाइन बोली कि जिनका पोर्टफोलियो पहले ही बता दिया सरकार आई, उन्हीं की वजह से 106 नाम अनाउंस नहीं हुए। देखिए, नरेश जी ने पहले भी कहा था कि समझ नहीं आया कि ये लिस्ट कैसे हुई। देखिए, एक और लिस्ट बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट अपडेट मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। ये 5वीं लिस्ट ऑफ बीजेपी कैंडिडेट्स, क्योंकि खबर यहाँ पर आई है, फिर उस पर जिक्र करेंगे कि कौन सी लिस्ट है। तो जिस तरीके से ये मैं आपको लिस्ट सबसे पहले बता दूं कि ये मध्य प्रदेश की 5वीं लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अनाउंस कर दी है, जिसमें क्योंकि अभी अभी खबर आई है तो अपने दर्शकों को अपडेट दे दें। 92 नाम हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट को यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है और ये बेहद महत्वपूर्ण लिस्ट है। एक बार आप चाहें तो मैं आपको स्क्रीन पे ये लिस्ट दिखा सकती हूँ। बिल्कुल दिखाइए अदिति, क्योंकि पड़ोसी का भी ध्यान रखना जरूरी है और पड़ोसी के साथ कई सीटें हमारी भी जुड़ती हैं। बिल्कुल, देखिए, टीकमगढ़ से राकेश गिरी, हरिशंकर खटीक, शिशुपाल यादव, पृथ्वीपुर से अभी हम अपनी स्क्रीन पर आपको जल्द से जल्द दिखा देते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे थे राजस्थान का। 92 सीट्स मध्य प्रदेश की 5वीं लिस्ट आ गई है। तो 3 बातें हैं कांग्रेस की राजस्थान में। पहला, श्री गणेश करने का प्रेशर था। मध्य प्रदेश हो गई, छत्तीसगढ़ हो गई, और जब 106 का जब चर्चा हुई थी तो शांति धारीवाल, महेश जोशी को लेकर खींचतान थी और वो अभी भी होल्ड है। जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से अशोक गहलोत ने मुलाकात की, बातचीत की थी। अब बात ये थी कि अगर आप रैंडम नाम अनाउंस करते तो मीडिया और नरेश जी खुद खड़े होकर कहते हैं कि एक बार फिर अटकी शांति धारीवाल की सीट। इससे बचने के लिए ये किया गया कि एक तो CWC के सदस्य जो जुड़े हुए हैं, जो इनवाइटी होते हैं, उन सबको, यानी अशोक गहलोत, तमाम जो सचिन पायलट, CP जोशी, डोटास राजी, महेंद्रजीत सिंह मालिया तो सदस्य हैं, तो CWC के सदस्य कर दिए जाएं। कुछ मंत्री का, अब जैसे टीकाराम जूली हैं, उनका सर्वे में नाम अच्छा नहीं है, उनकी टिकट काटने उनका बहुत विरोध है। जैसे जायदा खान का विरोध है, लेकिन उनको दिया गए। भंवर जितेंद्र सिंह जी ने कहा देना है तो देना है अलवर में। ऐसे में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में कैसे टीकाराम जूली जी का इन्वॉल्वमेंट था, उस सबका जिक्र किया। तो 45 साल की कम्र की उम्र वाले विधायकों को जोड़ा गया। ये कैप इसलिए लगाई गई जिससे कि ये सवाल ही ना उठे कि महेश जोशी जी का क्या हुआ और शांति धारीवाल जी का क्या हुआ। लेकिन 106 नाम लगभग तय हैं और अब धीरे 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 करके सूची बाहर आती जाएगी जैसे ऐसे कंसेंसस बनेगा। असली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 26 तारीख को होनी है, जिसमें खींचतान है, जिसमें विवाद होगा, जिसमें टिकट कटने वाली नाम होगी और जिसमें देखिए दिल्ली का रुख आजकल अलग होता है। राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए, सोनिया गांधी ने सवाल खड़े कर दिए। तो जो ये 30 फर्क क्या पड़ रहा है अदिति, अगर सवाल खड़े हो भी रहे हैं तो? क्योंकि आपने तो जिक्र किया कि भाई भंवर जितेंद्र ने कहा कि देना है तो देना है, ऐसे ही सचिन ने कहा कि देना है तो देना है, ऐसे मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा देना है तो देना है। लिस्ट तो ऐसा ही बन रही है कि भाई देना है तो देना ही है फिर। लेकिन सर, एक तो दरअसल सबसे बड़ा इशू है, या तो ये कह ले कि विकल्पों की कमी, लेकिन ये भी माना जा सकता है कि 32,000 से ज़्यादा वो भी आए हैं, जैसे कहते हैं अपने बायोडेटा। तो अब विकल्प तो बनाने से बनते हैं। विकल्प ना संगठन ने बनाए, ना संगठन ने 5 साल तैयारी की कि विकल्प खड़े किए जाएं, क्योंकि सब कुछ विधायकों के कहने पर ही हो रहा था। तो अब अगर आप इस विधायक को, क्योंकि ये कहा गया है स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन द्वारा कि इनकी जगह विकल्प नहीं है, अगर इनको, क्योंकि सारे जो नीचे अध्यक्ष है मंडल से लेकर ब्लॉक से लेकर सब कुछ विधायक के हैं, विधायक के टिकट कटते ही हमारे ग्रास रूट पे काम कौन करेगा, चुनाव कौन लड़वाएगा?
तो या तो विकल्पों की कमी कह लें, जी। या तैयारियों की कमी कह लें, या बगावत का ठीक डर है। कह लीजिए। ठीक और है सबसे अदिति, बड़ी लेकिन बात- मुझे 2018 का चुनाव बहुत अच्छे से याद है कि उस दौरान कई युवाओं को टिकट दिया गया था कांग्रेस की तरफ से और नेता के कहने पर दिया गया था और वो जीत कर आए और आज उन सीटों पर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भाई आप जब तक लड़ाएंगे नहीं उसके पोटेंशियल को चेक कौन करेगा? और वैसे भी जो नेता टिकट दिलाता है वो उसकी जीत की गारंटी तो लेकर आता है। अब मैं झालावाड़ का जिक्र कर रहा हूं। झालावाड़ मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसके इर्द गिर्द बीजेपी की सियासत घूमती है। आप अपनी बात कहिएगा। बीजेपी झालावाड़ जिले की चारों सीटों पर नाम घोषित कर चुकी है जबकि कांग्रेस ने एक भी नाम अभी तक घोषित नहीं किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जो आपने कहा, प्रदेश क्या कह रहा है, कांग्रेस की बात कर लेते हैं 2 मिनट। प्रदेश कहता है कि जब विकल्प नहीं है तो हार भी रहा हो विधायक, चुनाव लड़वा दो। लेकिन दिल्ली आलाकमान कहते हैं कि अगर हार ही रहा है तो नए चेहरे को लड़वाओ। अगर जी। वो हार भी जाएगा तो कम से कम एक नया नेता तो खड़ा होगा जो 5 साल चुनाव में 5 साल काम करेगा ये सोचकर कि अगली बार मुझे टिकट मिलेगी। तो आप कब खड़ा? सीसी की बैठक में चर्चा हुई है। प्रदेश कह रहा है यहाँ विकल्प नहीं है, ये प्रत्याशी ये विधायक हार रहे हैं तो इसी को लड़ा देते हैं, कम से कम टक्कर तो देगा, पैसे खर्च करेगा, चुनाव लड़ेगा, जमीन पर साधन है, तमाम लोग हैं इनके साथ। लेकिन दिल्ली कह रहा है कि अगर हार ही रहा है तो नए को लड़ाओ, थोड़ा नयापन होगा, थोड़ा नए कलेवर की बात होगी और फिर वो अपने पास एक वो खड़ा होता है, एक लाइब्रेरी बनती है कार्यकर्ताओं की। अब बात करते हैं झालावाड़ की। इस बार की जो बीजेपी की लिस्ट है बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर इसको प्रतिशत में बांटा जाए तो 75% वसुंधरा राजे खेमे के लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। वसुंधरा राजे की लिस्ट नजर आ रही है। दूसरी बात, आपको याद होगा विजेंद्र, कुछ दिनों पहले सडनली नवरात्र शुरू होती है, पहला दिन होता है, वसुंधरा राजे जी जाती हैं उदयपुर। वहां पर वो दर्शन करने जाती हैं, लेकिन इस बीच में गुलाब जी कटारिया से मिलती हैं। आज इस लिस्ट को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई जब उदयपुर जो सीट है वहाँ से, जहाँ सीपी जोशी का मन था, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो चुनाव लड़ना चाहते थे। मैं खास तौर पे इसका जिक्र करूँगी कि उदयपुर शहर गुलाब जी की सीट थी। कहीं ना कहीं सीपी जोशी चाहते थे कि वो यहाँ पर चुनाव लड़ें, लेकिन वहाँ से ताराचंद जैन को चुनाव लड़ाया गया और जैसे ही मैंने ये नाम देखा मैं समझ गई कि जो वो बैठक हुई थी दोनों के बीच वो काफ़ी फ्रूटफुल रही है जी। तो उदयपुर में भी दोनों की, वसुंधरा राजे और जो कटारिया साहब है उनकी चली है। पूरी लिस्ट में वसुंधरा राजे की छाप नजर आ रही है। अब बात झालावाड़ की, तो झालावाड़ पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपने आपसी चीज़ों में काफ़ी उलझी हुई है, अपने ही विधायकों की टिकट को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर। ऐसे में झालावाड़ की टिकट तो अनाउंस हो गई, लेकिन कांग्रेस अभी तक इस पर चर्चा नहीं कर पाई है क्योंकि सबसे पहले तो बात अगर कोटा और हाड़ौती इलाके की करें तो वहाँ पर सबसे बड़ा बात थी शांति धारीवाल। लेकिन झालावाड़ पे एक अलग से मंथन होना है, चर्चा होनी है, क्योंकि जैसे बीजेपी ये बनाना चाहती है कि दिग्गजों को उतारा जाए अशोक गहलोत के सामने ऐसी सीटों पर जो डिफिकल्ट है, जिससे टक्कर हो, जिससे एक मैसेज जाए। जैसे कि एक अफवाह या चर्चा चल रही है कि रेलवे मिनिस्टर को सिविल लाइन से उतारा जाए प्रताप सिंह जी के सामने से। जयपुर की पूरी सीटें जो हैं उस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का बहुत ज़्यादा फोकस है इस बार, अलग तरीके से कुछ करने का। तो वहीं झालावाड़ पर भी वसुंधरा राजे के गढ़ को कैसे सेंध लगाया जाए, कांग्रेस बीते चुनाव में कोशिश की गई थी। आखिर बीजेपी के ही दिग्गज नेता के पुत्र को, जिनका अपना एक वर्चस्व था, उनको मैदान में उतारा गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। अभी तो खैर उनको लेकर यही कंफर्म नहीं हो पा रहा कि वो कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी मूल परिवार में वापस आएंगे। लेकिन आपने एक लाइन बोली, वो लाइन महत्वपूर्ण थी। क्या वो संकेत आपने दिया है कि भाई इन 124 सीटों में से 75% जो टिकट बटे हैं वो वसुंधरा राजे की पसंद से बटे हैं? आप ये कह रहे हैं कि चुनाव बीजेपी का संगठन नहीं लड़ रहा है, राजस्थान का संगठन नहीं लड़ रहा है, मोदी जी का बस चेहरा बताने के लिए है, अंदर खाने जो चल रहा है वो इस 75% के इर्द गिर्द चल रहा है? देखिए, एक चीज़ ये है कि जो आज जो 83 है उनमें से 75% जो नाम है वो मैं लगभग कह रही हूँ वसुंधरा राजे जी का। 41 में तो ये हल्ला हो गया था कि वसुंधरा राजे जी को साइडलाइन कर लिया गया। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैंने जो बहुत करीबी से दोनों चुनाव देखे, 6 महीने पहले मुझे याद है, मई का महीना था, मैं आप ही से
चर्चा कर रही थी और हम ये कह रहे थे कि 2-2 अशोक गहलोत को और सचिन पायलट को कह दिया गया है कि नए प्रत्याशी, हम टिकट काटेंगे, हम नए चेहरों को उतारेंगे। मई की बात है, कह दिया गया था। आज क्या हो रहा है आपके मेरे सामने है। कई बार रीजनल में आप देखें, कर्नाटक का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कर्नाटक में येदियुरप्पा को उस तरीके से प्रोजेक्ट ना कर पाने का खामियाजा, चाहे भले ही नरेंद्र मोदी का चेहरा रहा हो, बीजेपी को भुगतना पड़ा था। तो ये बात समझ आ रही है। 2024 सर पे खड़ा है, 2024 जीतना है। उससे पहले 2023 ये प्री बोर्ड्स हैं, सेमीफाइनल हैं। इसमें आप रीजन मतलब आप अपने क्षेत्रीय नेताओं से, क्षेत्रीय विधायकों से पंगे नहीं ले सकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो कहा जाता है कि मामन यादव को देख के आप कह सकते थे क्या विजेंद्र की क्या वो चुनाव में इस तरीके से लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने बगावत भी की और इतना समर्थन लिया कि चुनाव लड़ने के लिए हंसी मजाक में कहा जा रहा है कि 3 करोड़ रुपए उनको मिल गए, जैसा मैंने कल भी जिक्र किया था जी। तो इन सब से क्योंकि अदिति वो भावनात्मक तौर पर इस चुनाव को लड़ रहे हैं, वो जनता के बीच में बयान भी ऐसे ही दे रहे हैं कि भाई मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने बेटी की शादी जमीन बेच कर की है। वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं और वो जनता को कह रहे हैं कि जिता पाओ तो ही खड़ा करना, वरना मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो इस पूरे चुनाव को भावनात्मक ले रहे हैं। आप तभी जीत सकते हैं चुनाव में, अगर जनता को ये लग जाए कि ये सत्ता में आके अहंकारी हो जाएंगे, सुनेंगे नहीं, दरवाजे बंद हो जाएंगे, तो चुनाव नहीं जिताया जाता। लेकिन इसी भावना के साथ चुनाव, और देखिए आसान नहीं है। पुष्पेंद्र भारद्वाज को टिकट दी गई और अब जो उस दिन 15 GRG के सामने बहुत सारे लोग आए थे जो इनका विरोध कर रहे थे, अर्चना जी का, पुष्पेंद्र जी का। अभी जब मैंने खबर अपन ने ब्रेक करी फर्स्ट इंडिया ने, तब मेरे पास फोन आने शुरू हुए कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। कांग्रेसी जो कल तक टिकट मांग रहे थे वो ये कह रहे थे कि हम निर्दलीय लड़ेंगे और हरवाएंगे। तो देखिए अब ये भावना, इमोशन, बगावत, ये तमाम आपको देखने को मिलती है। लेकिन एक बात सच है कि आपने जिन प्रत्याशियों को खड़ा किया होता है, लड़ाया होता है, जिताया होता है, आखिरकार आपको उन्हीं के साथ आगे बढ़ना होता है। क्षेत्रीय राजनीति अलग है, देश की राजनीति अलग है, उसमें जाति समीकरण, नेता, तमाम चीजों को विजेंद्र देखना पड़ता है। बहुत करीबी से मैंने देखा, आपने देखा सचिन पायलट, अशोक गहलोत के अदावत आपने देखी, वसुंधरा राजे बहुत लंबे समय तक। और देखिए ये किया नहीं गया, ये घूम फिर के आ गया है। अगर वो 41 सीट में बगावत नहीं हुई होती तो आज वसुंधरा राजे जी के ये लोग जो आज माना जा रहा है छाप है, वो भी नहीं होते, क्योंकि इनिशियली तो भारतीय जनता पार्टी टिकट ठीक है। अदिति, सिर्फ पृथ्वी गोल नहीं है, सियासत भी कुछ हद तक गोल ही नजर आती है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। नरेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, माने कि कांग्रेस के अंदर अब इससे ज्यादा चर्चा ये हो रही है कि दिल मांगे मोर, क्योंकि भाई 33 से तो कुछ हो नहीं रहा। देखिए विजेंद्र, आज नहीं तो कल सूची तो जारी करनी है। जो दावेदार है, उम्मीदवार है, जिनको फ़ोन किए गए हैं, जिनको संकेत मिले हैं, जिन्होंने मुहूर्त निकाले हैं, जिन्होंने गाड़ियां किराए पे कर ली हैं, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को समय दे दिया है, उनको इंतज़ार तो रहेगा। अब कितना जल्दी उनको इंतज़ार उनका ख़त्म होता है ये देखना होगा। लेकिन बहरहाल अदिति ने एक महत्वपूर्ण बात कही और ये चर्चा हुई थी कि पुराने चेहरे क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि विकल्प नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए विधायक जिम्मेदार है, या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, या इसके लिए संगठन जिम्मेदार है? आप दोनों पार्टियों में आप अंतर देखिए। भाजपा में ए को टिकट नहीं दिया जाए तो बी का नाम है, बी को नहीं तो सी का नाम है, भले ही टिकट किसी को दे। कांग्रेस में ए को टिकट नहीं दिया जाए तो बी का नाम नहीं है कई सीटों पे जी। तो ऐसी स्थिति क्यों है? ये विकल्प तैयार क्यों नहीं हुए? ये किस तरफ जा रहे हैं? और ये विकल्प तैयार नहीं होने की जो मजबूरी है, वो मजबूरी इस चुनाव का परिणाम क्या तय करती है, ये भी महत्वपूर्ण होगा, ये भी देखना होगा। लेकिन देखिए सवाल मेरा ये भी है कि भाई विकल्प नहीं है, इसको लेकर भी दो राय होती है। एक, जिसको आपको लड़ाना है उसके लिए इतने जोर शोर से कहा जाए कि इसके सामने विकल्प नहीं है, और दूसरा ये होता है कि जो दावेदार है उसको सिंबल ही नहीं दिलाना है। वरना आप जरा बताइए, अगर इसी रणनीति के साथ हर बार जिताऊ कैंडिडेट ही मैदान में होते हैं तो जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे होते हैं वो जीत कर कैसे आते हैं? इसका मतलब सही चयन होता नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए पिछली बार कितने जो निर्दलीय जीत के आए हैं, फिर उन्होंने सरकार का समर्थन दिया है,
तो यानी कि जब तय करना था टिकट का, या तो आपका जो होमवर्क वो ठीक नहीं था जी, कि आप सही टिकट का चयन नहीं कर पाए। ऐसा अभी भी हो सकता है कि जो कंपनी का सर्वे तो आपको पता लगता है, लेकिन जनता का सर्वे संभवतः आपको पता नहीं लग पा रहा हो जी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो चुनाव परिणाम जब आएंगे तब पता लगेगा कि फैसला सही था या गलत था। लेकिन चूंकि अब चेहरे कुछ घोषित हुए हैं, कुछ को इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो राजनीति में जब चर्चा होती है तो हर दिशा में देखना पड़ता है कि इसके कारण क्या रहे होंगे, इसके पीछे क्या रहा होगा। अब देखिए, कई जो बड़े चेहरे हैं, अदिति ने भी कहा कि कई बड़े चेहरे हैं अभी इंतज़ार कर रहे हैं। अमित चाचान जैसों का नाम आया है, रामनिवास गावड़िया पहली बार के एमएलए, उनका नाम आया है, मुकेश भाकर का नाम आया है, रमीला खड़िया का नाम आया है, विवेक धाकड़ का नाम आया है। सिर्फ एक बार उपचुनाव जीते थे लेकिन पहली सूची में उनका नाम है जी। लेकिन बाकी बड़े जो चेहरे हैं, वो चेहरे कहाँ हैं, क्यों उनको इंतजार किया जा रहा है, क्या इसका कारण है। बहरहाल, लेकिन एक जो बड़ी चीज़ है, आप अगर इसमें देखें कि चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की बात करें या उदयपुर में जो तमाम चीज़ें हुई थी, हम इनको टिकट देगा, हम इनको टिकट देंगे, अभी ये है कि ये जो सूची है उसमें 2 उम्मीदवार है वो 70 पार है। एक तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर लें और एक स्पीकर सीपी जोशी, दोनों को टिकट मिला है। मुस्लिम चेहरे की आपने बात की थी, अभी तक एक ही घोषित कर पाई है कांग्रेस। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हालांकि ऐश्वर्या ने राजेंद्र राठौड़ से सवाल किया था, लेकिन सवाल में आपको जवाब भी मिल गया कि जब यूनुस खान को अंतिम समय पर टिकट दिया गया था पिछली बार सचिन पायलट के सामने, सिर्फ इसलिए कि चुनाव लड़ाना है, तो हमें लगता नहीं कोई इस तरह का चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ पाएगा। महिलाओं की चर्चा जरूर होती है कि महिलाओं के रिजर्वेशन की बात है कि 30% जो है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। आज की सूची में कांग्रेस ने 9 टिकट दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 10 टिकट दिए हैं। लेकिन ये तो मुझे लग रहा है सर, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं तो 28 और 29 के लिए है। लेकिन अदिति, जब कांग्रेस शुरू में बयानबाजी कर रही थी मई के आसपास, और अंदाज साहब भी कह रहे थे कि भाई सितंबर के आसपास में हम पहली सूची जारी कर देंगे, तो मुझे लगा कि कबीर साहब को उन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। लेकिन मुझे लग रहा है वो सिर्फ पढ़ाई गया है। विजेंद्र, अदिति जवाब दे उससे पहले मैं एक लाइन और बोलना चाहता हूँ। जब बीजेपी की सूची आई थी तब रंधावा जी ने यह भी कहा था कि हमारी सूची उनसे डबल आएगी, हमारी सूची उनसे डबल आएगी। इसलिए लगता है कि बयान जल्दी दिए जाते हैं उनकी तरफ से। अब अदिति जवाब दे। अदिति, नरेश जी, रंधावा जी का तो बात यह है कि जब वो आए थे और सवाल पूछे गए कि एंटी पार्टी एक्टिविटी हो रही है, पहले भी हुई, तो उन्होंने ये कहा था कि पहले वालों ने जो किया वो मैं नहीं करूँगा, मैं आया हूँ, न्याय होगा, फैसले होंगे, बदलाव होगा। तो रंधावा जी ने तो बहुत कुछ कहा था, लेकिन जब वो आए, खास तौर पे राजस्थान जो आए हैं, दिल्ली कह करके मैं दिल्ली हूँ, वो चकराते गए हैं। और भले ही आज एक कोषाध्यक्ष बन गए हैं, एक झारखंड संभाल रहे हैं, लेकिन जो राजस्थान में जिनका स्वागत हुआ है वो चकरा गए हैं, जो कहते कुछ है हुआ कुछ है। लेकिन अब सवाल ये है, और किसी ने इस बात को सीरियसली लिया या नहीं लिया? भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की इस बात को बेहद सीरियसली ले लिया। जब ये कहा गया कि सितंबर के मध्य में हम कंसेंसस वाली सूची को अनाउंस कर देंगे जो कि 90 से 100 के पार होगी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर ली। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक का एग्जाम्पल, क्योंकि कर्नाटक में पहले किया था, कर्नाटक का एग्जाम्पल समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पहल की। इसीलिए पार्टी हमेशा हर चीज़ में जैसे कहते हैं कि वो आगे रहने की कोशिश करती है कि रणनीति किसी की भी हो और अगर वो सटीक है तो हम उसे आगे लेंगे। भले ही उसे मध्य प्रदेश परिवर्तन यात्रा में बगावत हुई, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन पहल भारतीय जनता पार्टी ने की। अब इसका फ़ायदा, तमाम चीज़ें अलग मुद्दा है, लेकिन जहाँ एक तरफ ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो बीजेपी बहुत डिफिकल्ट है, कांग्रेस में टक्कर में है, ऐसी तमाम मुद्दे जब टिकट आप अनाउंस कर देते हो तो प्रत्याशी को लगता है नहीं पार्टी कॉन्फिडेंट है, दिल्ली वाले कॉन्फिडेंट है। और फिर आप जब बड़े चेहरे उतारते हो तो ये भी बात आती है कि नहीं कॉन्फिडेंट नहीं है इसलिए उतार रही है, या ये कहते हैं कि अरे नहीं पूरी तरीके से ताकत के साथ चुनाव में उतरना चाहती है। बहरहाल आज 125 सीटें बीजेपी का राजस्थान में अनाउंस कर चुकी है, बिना इस बात का इंतजार किए कि कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है, क्योंकि वो ये समझ चुकी है कि अंततः कांग्रेस घूम फिर कर उन्हीं पुराने चेहरों पर दांव खेलेगी। तो हमें तो अपना दांव खेलना है, बेहतर तरीके से खेलना है। तो आज बीजेपी ने 125 सूचियों को अनाउंस करके एक रेफरेंस बुक कांग्रेस को दे दी है।
लेकिन कांग्रेस उस रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करेगी या नहीं करेगी, वो घूम फिर कर उन्हीं को टिकट देगी। ठीक है अदिति, अब राजस्थान आपसे ये जानना चाह रहा है कि कांग्रेस ने जो सूची जारी की वो दरअसल 16.5% सूची है 200 के हिसाब से 16.5%। तो अगली सूची कब आएगी? क्योंकि अगर कबीर साहब के दोहे को ही लेंगे तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए, ये बयानों के जरिए तो अच्छा लगता है, लेकिन चुनाव टिकटों के जरिए जीता जाता है। तो कोई सही में कहेगा कि भाई हम कब तक कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे? देखिए, अब मुझे लगता है कि एक बार अब सूची 26 तारीख की स्क्रीनिंग कमेटी और 28-29 तारीख की जो सीसी है, उसके बाद एक बड़ी सूची आएगी। 125 सीटें बीजेपी कर चुकी है। अब कांग्रेस पे एक दूसरा प्रेशर आ गया। पहला प्रेशर तो था कि भैया हमने बोला था हमें करना पड़ेगा, तो वो इसलिए छोटी सूची एक टोकन कर दिया। अब जो अगली आएगी, जो 26 तारीख को स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद जो सीसी होगी, उसमें लगभग मुझे लगता है 80-90 नाम भारतीय जनता कांग्रेस जो है अनाउंस कर देगी। और फिर बचे हुए जो एक्सट्रीमली ऐसी सीटें हैं जहां पर वाद विवाद ज़्यादा हो सकता है, नेताओं में भी और सड़कों पे भी और प्रत्याशियों में भी और कार्यकर्ताओं में भी, वो 25, 30, 40 नाम आखिरी में होंगे। लेकिन अब उनको एक बड़ी सूची करनी होगी अगर तैयारी, क्योंकि देखिए चुनाव प्रचार के नाम पर क्या हो रहा है, ईस्ट बेल्ट में बस ज़रा सा घूमना। तो चुनाव प्रचार में गियर अप कांग्रेस को करना होगा, क्योंकि ये अंदाज़ा भी नहीं लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की 40 नेताओं की लिस्ट आने वाली है और बॉम्बार्डिंग होने वाली है। जैसे कहते हैं ना कि बस आंखों में, जहन में, सोशल मीडिया पे, टीवी पे सिर्फ बीजेपी के नेता दिखेंगे, क्योंकि वो हर जगह होंगे, हर जगह बयान। तो अब कांग्रेस को बकअप करना होगा टिकटों की माता 25 से ऊपर उठ के, क्योंकि अभी चुनाव प्रचार के दौर पे एक ही मंच पे सब दिखते हैं और बीजेपी में जेपी नड्डा कहीं होंगे, अमित शाह कहीं होंगे। ऐसे में जो आपका मूल सवाल था वो यही है कि संभवतः 30 तारीख तक दूसरी बड़ी सूची आने की संभावनाएं हैं। तब तक विचार विमर्श, बातचीत, बैठकों का दौर चलता है। अब ये कह रहे हैं कि जिन 106 के ऊपर मोहर लग चुकी है उनको भी अभी 30 तारीख तक के लिए होल्ड किया जाएगा। तब तक अगली लिस्ट में शांति धारीवाल के नाम का एक सवाल रहेगा, क्योंकि शांति धारीवाल पे चर्चा हुई है, उसे होल्ड कर दिया गया। अब अगर कांग्रेस क्या रणनीति बनाती है, हो सकता है एक और 40 नामों की सूची जारी कर दे 26 तारीख से पहले, क्योंकि 26 तारीख में समय है। लेकिन सवाल घूम फिर के वही आएगा कि महेश जोशी का क्या हुआ, शांति धारीवाल का क्या हुआ, जाहिदा खान का क्या हुआ, या जो मंत्री वाली सीट है जहां पर देवजी पटेल लड़ रहे हैं उस सीट का क्या हुआ। वहां पे भी हीरालाल बिश्नोई को दिल्ली सेक्रेटरीज लड़ाना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश या संगठन जो है या प्रदेश कह ले वो लड़ाना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग मंत्री हैं अभी बिश्नोई साहब, उनको लड़ाना चाहते हैं। तो ये थोड़ी ऐसी सीटें हैं जिन पे विरोध खींचतान है। तो इसीलिए शायद मैं अंदाजे से ये कह रही हूँ कि अगली जो सूची है वो बड़ी आएगी, 26 की स्क्रीनिंग के बाद एक साथ निकाल दी जाए, ये संभवतः तय। क्योंकि अच्छा अदिति, क्योंकि नरेश जी मेरे साथ लगातार बने हुए, लेकिन एक और सवाल आपसे, क्या कांग्रेस की सूची की देरी कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी की तरफ पहुंचा सकती है? क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पर अलग कुछ चल रहा होता है। अगर देरी होती जाएगी तो बीजेपी को मौका भी मिलेगा उनके साथ और संपर्क साधने का। बिल्कुल, भारतीय कांग्रेस भले, कांग्रेस देखिए किस पे चल रही है। कांग्रेस अपने ज्यादा एमपीज लड़ा नहीं सकती, उस पर चर्चा हो चुकी है। क्यों? अलायंस पे चल रही है, लेफ्ट के सारे लोगों को साथ ले रही है। वो चाहती है कि जो सुभाष गर्ग की पार्टी से और लोगों को लिया जाए जिताऊ में, वो बीटीपी, बीटीए, अलायंस की रणनीति पे चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को शामिल करके उनको उतारने की रणनीति पे चल रहे हैं। तो ये संभव है, अभी भारतीय जनता पार्टी हो सकता है एक आधा पत्ते और खोले और बड़े चेहरों को ले, नाराज लोगों को ले। अब जैसे चंद्रभान सिंह आख्या हैं, ये भी हो सकता है कि अब कांग्रेस उनको संपर्क करे और चंद्रभान सिंह आख्या को कांग्रेस ले ले। तो अभी तो बहुत पानी बहना बाकी है, लेकिन पार्टी बदलकर चुनाव लड़ाने का आजकल जो ट्रेंड है वो भाजपा ज्यादा है। जो भी दिग्गज प्रत्याशी होंगे जो नाराज होंगे उनको या तो निर्दलीय लड़ाने। अदिति, राजस्थान तो सूखा प्रदेश है, 33 जिलों में से 2800 डार्क जोन में आते हैं, वहां पानी बहना शुरू तो हो कम से कम, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में तो पानी की लड़ाई है। 50 सीटें तो वहां पूरी पानी की ही है कि पानी बहे तो सही कम से कम। लेकिन नरेश जी,
आपको लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने 124-25 के नाम घोषित कर दिए हैं, अब जो बाकी सीटें बची हैं उनमें कुछ ऐसे भी नाम हो सकते हैं कि कांग्रेस से आए, बीजेपी के अंदर आए और फिर चुनाव लड़ते हुए नजर आए? जैसे एक नाम का जिक्र मैं कर रहा हूं, इसके बारे में जरा बताइए कि वर्तमान स्थिति क्या चल रही है। मानवेंद्र सिंह, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है, क्या कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भी लड़ेंगे, या मूल अपनी सीट की तरफ, अपने इलाके की तरफ लौट जाएंगे? बिल्कुल विजेंद्र, इसके साथ एक सवाल और भी होना चाहिए जिसका जवाब अदिति भी दे सकती हैं कि जो दिग्गज है उनको क्या वॉकओवर दिया जाएगा या उनसे मुकाबला किया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। और जहाँ तक आपने बात कही क्या बीजेपी इंतजार करेगी, देखिए अब नहीं लगता कि बीजेपी ये इंतज़ार करे कि कांग्रेस से कोई आए और उनको हम टिकट दें। ये ज़रूर हो सकता है कि कांग्रेस की कुछ सीटों का इंतज़ार करके अपनी सीट इसलिए घोषित करे कि कांग्रेस जिसको चेहरा उतारती है उसके सामने हमारा ए कैंडिडेट होना चाहिए, हमारा बी कैंडिडेट होना चाहिए। ये एक जो रणनीति होती है हर पार्टी की होती है कि सामने कैंडिडेट कौन है उसके अनुसार के जाति के आधार पे, उस क्षेत्र के आधार पे फैसले होते हैं। तो सामने मान लीजिए कहीं पे गुजर उम्मीदवार उतर रहा है तो हो सकता है कि दूसरी पार्टी मीणा के लिए सोच रही हो, पहली पार्टी मीणा उतार रही है तो फिर दूसरी जो है वो अपना जो गुजर है विकल्प उतारती है। इस तरह की रणनीति का हिस्सा होता है। इसलिए कुछ सीटें ऐसी है जो जातिगत आधार पे पूरी तरह से जिनका फैसला होता है तो उनका निर्णय आखिर में किया जाता है, सामने का उम्मीदवार कौन होता है उसके आधार पे किया जाता है। तो ऐसे में जहाँ तक मानवेंद्र की बात की तो देखिए ये 3 नेताओं के बीच जो है 2 सीटें फंसी है, पोखरण की बात और जैसलमेर की बात। वहाँ पे रूपाराम है, वहाँ पे साले मोहम्मद है और अब वहाँ तीसरे आ गए मानवेंद्र सिंह। साले मोहम्मद चाहते हैं कि मानवेंद्र सिंह जो है वो जैसलमेर से चुनाव लड़े। रूपाराम जो कि एससी के हैं लेकिन जैसलमेर की जनरल सीट से विधायक है, वो चाहते हैं फिर मैं जैसलमेर से लड़ूं। तो अब हमें जो ये भी कहते हैं लोग कि साले मोहम्मद ने चेतावनी भी दे दी कि साहब अगर मानवेंद्र सिंह को टिकट नहीं दी है तो मैं भी टिकट नहीं लूँगा। और ये भी कहा है कि जो भी घोषणा करनी है दोनों टिकट एक साथ घोषित करे, पोखरण की और जैसलमेर की, इस कारण भी वो टिकट होल्ड है। तो फैसला ये करना है कि मानवेंद्र सिंह को अगर जैसलमेर से चुनाव लड़ाया जाता है तो फिर रूपाराम का क्या होगा, क्या चौहटन उनको भेजा जाएगा? लेकिन रूपाराम उसके लिए तैयार नहीं है। तो अभी तक जो है अभी तक तो यही है कि मानवेंद्र सिंह, इनका जो ये कहना है, जो हमें जो ये भी जो सूचना मिली, जानकारी मिली कि वो ये चाहते हैं कि उन पर बार बार बदलने का ठप्पा ना लगे, इसलिए वो फ़िलहाल वो हाथ के साथ है। लेकिन हाथ उनका क्या भविष्य तय करती है, क्योंकि वो जैसलमेर में संभवतः तभी सक्रिय हुए जब उनको कोई संकेत मिले हैं, तभी वो आके वहाँ पे सक्रिय हुए। तो ऐसे में 2 सीटें ऐसी है, पोखरण की और जैसलमेर की, जहाँ 3 लोग हैं और 2 जिनमें जो रूपाराम है और साले मोहम्मद, आप जानते हैं दोनों में बनती नहीं है। दोनों हालांकि कांग्रेस के नेता है, इतनी नहीं बनती कि अपने कैंडिडेट को हरा देते हैं जो पंचायतों के चुनाव होते हैं। मुख्यमंत्री ने इनको दोनों को हेलीकॉप्टर में भी बैठाया था, हाथ मिलाया था, बातचीत भी कराई थी, लेकिन दिल नहीं मिल पाए। और दिल नहीं मिल पाए और वो यहाँ तक बढ़ गया कि साले मोहम्मद ने यहाँ तक कह दिया कि मैं चुनाव में टिकट नहीं लूँगा, मैं अपने जो वोट मुझे कांग्रेस की टिकट से मिलते हैं वो वोट तो मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे, उनके जो वोट है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि दोनों ही जो रूपाराम जो एससी से आते हैं, साले मोहम्मद जो अल्पसंख्यक है, दोनों का बाकी सीटों पे भी प्रभाव है। तो कांग्रेस के लिए उहापोह की स्थिति है कि क्या करे क्या ना करे। तो ऐसे में अभी ये जो आपने कहा कि कुछ सीटें ऐसी होती है जिन पे फैसला देरी से इस कारण से होता है कि भाई किस पे कौन सामने कौन कैंडिडेट आता है, उसके आधार पे फिर फैसले लिए जाते हैं। बड़ी चीज़ ये है कि वसुंधरा राजे के सामने पिछली बार तो मानवेंद्र सिंह को उतारा गया था, इस बार किसको उतारते, कोई ताकतवर उम्मीदवार आएगा? और ऐसे ही अशोक गहलोत के सामने क्या भाजपा वॉक ओवर देगी या कोई ताकतवर उम्मीदवार होगा? जी। सचिन पायलट के सामने इस बार तो संभवतः अदिति कुछ इशारा कर रही है और शायद कुछ इसमें ऐड करना चाह रही है, लेकिन एक बात तो है अदिति, एक बात तो है कि इन्होंने कहा कि भाई बार बार पार्टी बदलने का टैग ना लगे। सचिन पायलट टोंक से दूसरी बार चुनाव लड़ेंगे, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो चुनाव लड़े अलग अलग सीटों से ही लड़े। बिल्कुल, लेकिन क्या है विजेंद्र, आपने सवाल किया तो मैंने अपने सोर्सेज से पता किया
कि दूसरी लिस्ट कब आएगी। तो क्योंकि विजेंद्र का सवाल है, रेलेवेंट है, जवाब देना बनता है। तो विजेंद्र जी, जो दूसरी लिस्ट है कांग्रेस की वो 24 तारीख को आ सकती है, यानी कि अगली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से छोटी लिस्ट आ सकती है, यही 50 लगभग नामों की, क्योंकि 106 पर ही मोहर लगी है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगली कांग्रेस की लिस्ट 24 को आ सकती है, सेकेंड लिस्ट। उसके बाद थर्ड लिस्ट 30 तारीख को आएगी, 30 या उसके बाद आएगी, 30 को उसके अगले दिन। तो दूसरी लिस्ट। दूसरी बड़ी बात है, मैं बीच में नरेश जी को रोकना नहीं चाहती थी, मैं उनको सुनना चाह रही थी, लेकिन बीच में एक ये खबर थी। दूसरी बड़ी बात है कि जैसे नरेश जी बोल रहे थे, मेरे को एक बात याद आई कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के दौरान राजतंत्र में सेंधमारी करी है। देखिए, जयपुर राजघराना साधा है, उदयपुर में राजघराना साधा है, झालावाड़ पाटन से, और इसके अलावा शाहपुरा से, अगर रजवी की बात करें, बीकानेर से ठाकुर, सिद्धि कुमारी बीकानेर से। अब तो जिसे कहते हैं कि लोकतंत्र में राजतंत्र की सेंध हुई है, वही कांग्रेस से तवज्जो दी है राजनीतिक घरानों को। तो ये भी एक रणनीतिक बदलाव है। भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से राजघरानों पे, जैसे अभी ज्वाइनिंग भी हुई, तमाम चीजें हुई, उससे कहीं ना कहीं परसेप्शन चेंज करके और बेहतर। अच्छा अदिति, एक और चीज है, चुनाव में बीजेपी को एक और तरीके से समझिए। जब आप ढूंढाड़ में आएंगे तो अब आपको बाबा बालकनाथ नजर आएंगे, शेखावाटी में जाएंगे तो सुमेंद्र सरस्वती नजर आएंगे, अब आप मारवाड़ में जाएंगे तो प्रतापपुरी नजर आएंगे। कहने का मतलब यह है कि एक लाल डोरा भी होता है जिसको सेफ जोन के तौर पर बांध दिया जाता है, तो राजस्थान को उस लाल डोरे के साथ भी बांधने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये मान लें कि एक सीट जो यूनुस खान, एक मुस्लिम प्रत्याशी जो हमेशा से थे, उनको नहीं मिलेगी। नरेश जी भी इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जब ओमदास जी महाराज ने मना किया तो बाद में 3 नाम आए निकल कर, जो एक गजेंद्र सिंह जी के, जो जितेंद्र सिंह हैं, गजेंद्र सिंह जी के करीबी माने जाते हैं, एक राजेंद्र राठौड़ जी के वहाँ पर जो राजपूत प्रत्याशी हैं, या वापस से यूनुस खान पर दाव। क्योंकि वसुंधरा जी ने ये बात कही है, ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी कायम खानी है, यानी 15 से 17 सीटों पर इम्पैक्ट करता है। तो पर अगर ये लाल डोरे की बात है, बाबा बालकनाथ जी हुए, तमाम हुए, तो क्या वो एक भी प्रत्याशी को जरा सी भी, वैसे तो ये कॉल ऑफ हो चुकी है बात कि यूनुस जी को टिकट नहीं मिलेगी, पर अगर जो चेष्टा, जो कोशिशें चल रही हैं, वो एकदम उसको बिल्कुल उस पर पूर्ण विराम मान लिया जाए। नरेश जी, आप दीजिएगा इसका जवाब। देखिए, एक लाइन में, क्यों मुझे ब्रेक लेना है। देखिए, टिकट दे ना दे ये पार्टी का फैसला है, लेकिन ये सही है कि आज भी सर्वे में डीडवाना की अगर हम बात करें, यूनुस खान का नाम है वो सीट्स पे है। और ये बात भी सही है, शेखावाटी जहाँ से यूनुस खान आते हैं, चाहे लक्ष्मणगढ़ हो, फतेहपुर हो, चूरू हो, वहाँ कायम खानी जो वोटर है उनमें उनकी पकड़ है। काफ़ी फर्क पड़ता है कि वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो इस बात की संभावना रहती है कि कुछ अल्पसंख्यक है वो फूल का भी साथ दे। जी, और जब नारा ही होता है कि सबका साथ सबका विकास, तो उस पर भी देखिए, सिंहासन की लड़ाई जारी है और ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची की बात करें तो भाजपा ने दूसरी सूची, तो वहीं कांग्रेस ने अपनी पहली सूची आखिरकार जारी कर दी है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। राजस्थान विधानसभा 2023 भाजपा और कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है। भाजपा ने जारी की है दूसरी सूची, तो वहीं कांग्रेस ने पहली सूची जारी की है। भाजपा ने 83 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, कांग्रेस ने 33 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। हालांकि धड़कनें उनकी भी बढ़ी हुई थी जो दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन इंतजार इस बात का था कि कांग्रेस जब पहली सूची जारी करेगी तो कितने प्रत्याशियों के नाम उसमें शामिल होंगे, क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि 106 नामों पर मंथन हो चुका है पूरा, लेकिन तमाम तरीके से कयास थे। लेकिन जब सूची निकलकर सामने आई तो महज 33 प्रत्याशियों के नाम उस सूची में शामिल थे। ज्यादा बदलाव उसमें नहीं किया गया है। सिटिंग जो एमएलए थे उनको ही मौका दिया गया एक बार फिर से। और मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोनों का रुख करेंगे। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोनों का ही रुख करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि अदिति आपका ही रुख कर लेते हैं, फर्स्ट इंडिया वो पहला चैनल सबसे पहले जिसने सूची दर्शकों तक पहुंचाई और बताया कि कहां से कौन सा कैंडिडेट उतारा गया है, लेकिन पूरी सूची को देखा जाए अदिति तो ज्यादा बदलाव नहीं, जिस तरीके से हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। आपने भी ये कहा था कि ज्यादा बदलाव नहीं होगा क्योंकि भाजपा दूसरी सूची में ज्यादा प्रयोग करती हुई नजर नहीं आने वाली है, और ठीक वैसा ही हुआ है।
बिल्कुल, देखिए ज़्यादा प्रयोग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शांति बनाए रखनी थी और प्रत्याशियों को रिपीट किया गया है, वसुंधरा जी की छाप नज़र आ रही है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो एक इसमें रणनीति दिखी और कांग्रेस की जो रणनीति दिखी, जिस पर योगेश जी से भी हम चर्चा करेंगे कि ज़्यादा क्या कुछ नज़र आया। देखिए ज़्यादातर प्रदेश जो पिछले दौर में कोर ग्रुप की बैठकें हुई थी उसमें खास तौर पर चर्चा थी कि जो सिटिंग एमएलएज 69 सिटिंग एमएलएज हैं उसमें से केवल लगभग 9 थे जिनको होल्ड किया गया था, बाकी सबको रिपीट किए जाने की बात है। ये रणनीति में बदलाव है क्योंकि 41 सीटों पर जो घमासान हुआ उसके बाद पार्टी फूक फूक कर कदम रखना चाहती है। 2023 के 24 वाले सेमीफाइनल में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी ने राजघरानों पर अपनी राजनीति, मतलब जिसे कहते हैं कि लोकतंत्र में राजतंत्र में सेंध मारी मारी, लोकतंत्र के उससे इस तरीके से जयपुर राजघराना। योगेश जी आप इस पे विश्लेषण ज्यादा बेहतर तरीके से देंगे, आप सुनिएगा। उदयपुर राजघराने पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जैसे टिकट वितरण हुआ है, झालावाड़ पाटन से राव घराना है, शाहपुरा से रजवी घराना, बीकानेर से ठाकुर, सिद्धि कुमारी बीकानेर से हो गई। और इसकी बात करें ये तमाम जो राजघराने हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया। वहीं अगर इसे जितनी भी सीटें आई हैं 41 और 83 की बात करें उनका एनालिसिस, और वहीं कांग्रेस ने तवज्जो दी राजनीतिक घरानों को, मदेरना परिवार को दी, गहलोत घराने को दी स्वयं, उसके अलावा बेगवाल परिवार को, रीटा चौधरी घराने को और अब ओला परिवार को भी दी जाएगी। तो जो ये राजनीति करने का जो तरीका है कांग्रेस और बीजेपी का इस तरह का रहा है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में इस तरीके से जा रहे हैं। और दोनों ही पार्टियों ने अपनी कांग्रेस से पहली और भाजपा ने दूसरी सूची में एक शांति का मैसेज दिया है, कोई बगावत ना हो, किस तरह की मैसेज दिया है कि हम साथ हैं, पार्टी एकजुट है, संगठन भी साथ है, पुराने लोगों को साथ लेकर चला जा रहा है जिससे कोई खींचतान का मैसेज नहीं जाए। लेकिन राजस्थान में अभी ऐसी कई सूची आने बाकी है कांग्रेस की जिसमें रोयाधाई मचेगी, खींचतान होगा, क्योंकि अभी टिकट कटने वाली असली सूची नहीं आई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब जो बचे हुए सीटों पे करेगी उसमें काफी एक्शन दिखाई दे सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या और सांसदों को उतारा जाएगा, ये बात अभी तक क्लियर नजर नहीं आ रही। लेकिन पिछले दिनों में जैसे राजेंद्र गहलोत भी आए थे, करकमल कटारा भी मिले हैं, तो ऐसे में अभी और संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि दोनों पर ही भाजपा और कांग्रेस की सूची पर आपका विश्लेषण हम जानेंगे, लेकिन जैसे कि अदिति कह रहे हैं कि अभी तो परीक्षा होना बाकी है, यानी कि हम ये माने कि सरल पेपर तो सॉल्व कर लिया, कठिन पेपर अभी आना बाकी है। देखिए मुझे लगता है अदिति ने बहुत तार्किक बात कही कि बीजेपी, आपको ध्यान होगा कि जब 1952 में पहला चुनाव हुआ और उस समय उससे पहले जो राजे रजवाड़े थे उनके खिलाफ और सामंत प्रथा के खिलाफ विरोध हुआ, किसान आंदोलन हुआ, और उस समय जब बलदेवराम मिर्धा और किसान नेताओं ने एक तरह से विरोध का झंडा बुलंद किया, तो जो राजे रजवाड़े थे वो अलग दल उन्होंने बनाया, राम राज्य पार्टी बनी, स्वतंत्र पार्टी बनी, और दूसरी ओर जो किसान थे उनके साथ कांग्रेस जुड़ गई। कांग्रेस ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, बाद में रियासतों का एकीकरण होता है, तमाम बातें होती, लेकिन फिर बाद में जब जनसंघ बना और फिर बीजेपी बनी, तो दोनों के मूल में राजपूत वर्ग था, राजे रजवाड़े रहे, और एक तरह से कहा जा सकता है कि बड़ी तादाद में राजे रजवाड़ों को बीजेपी का टिकट देने की परंपरा भी रही और कांग्रेस में भी रहे, लेकिन उतनी बड़ी संख्या नहीं रही, उतना बड़ा जुड़ाव नहीं रहा, जितना बड़ा जुड़ाव या जितना राजपूत समाज का साथ बीजेपी के साथ दिखा, उतना बड़ा जुड़ाव भी कांग्रेस के साथ नहीं दिखा। मुझे ध्यान है कि बहुत कम नेता थे उस दौर में। अगर हम बड़े राजपूत नेताओं की बात करें तो गुलाब सिंह शक्तावत हुआ करते थे, खेत सिंह राठौड़ हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी में लंबी लिस्ट थी। तो ऐसे में अब जो राजे रजवाड़ों की तरफ या राजघरानों की तरफ मूवमेंट जो बीजेपी के अंदर एकदम से दिखा है, चाहे दिया कुमारी हो, चाहे मेवाड़ के पूर्व राजकुमार हो, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक नया प्रयोग, नए तरीके से, पुराना स्टाइल है लेकिन नए तरीके से उसको प्रयोग के साथ सामने लाया गया है। मोटे तौर पर एमपीज इलेक्शन में उतारा जाता है बड़े घरानों को, लेकिन जिस तरह से पिछले चुनाव में हमने देखा कल्पना राज्य को उतारा
और भी कई ऐसी फैमिलीज़ थी। अभी भी हमें राव राजेंद्र सिंह जैसे तरीके नेता विधायक रहे बीजेपी से, तो ये कोशिश बीजेपी की है कि पुरानी जड़ों की ओर लौटा जाए और एक मैसेज उस कम्युनिटी में दिया जाए जो कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी को की जड़ में रही है या भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में जिस कम्युनिटी का बड़ा योगदान रहा है। और यह सूची पे अगर हम गौर फरमाएं, बहुत आसानी के साथ हम बता सकते हैं कि किस तरह से राजपूत वर्ग के साथ जाट कम्युनिटी को बैलेंस यहाँ पर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने इस सूची में किया है। बहुत ही ये कहा जा सकता है, पहला नाम ही हम अभिषेक मटोरिया का ले लेते हैं। और दूसरी बात, एक और बड़ी बात, वसुंधरा राजे को बैलेंस किया गया और वसुंधरा राजे के समर्थक चेहरे बड़ी तादाद में, यहाँ तकरीबन मैं 15 से 20 नाम तो आपको अभी इस लिस्ट से गिरा दूं। राजे का आपने जिक्र किया जो कि वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, क्योंकि पहली सूची को देखें तो कुछ दिन के टिकट कटे थे, जिस तरीके से विरोध के स्वर हमने देखे, तो ऐसा माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे अभी इसलिए शांत है क्योंकि वो देख रही हैं, वॉच कर रही हैं पूरी स्थिति को। देखिए 3 या 4 नाम आपको, ये मैं कुछ एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो एक तरह से बहुत अचरज भरी भी हो सकती है। ये जो फ़ॉन्ट आप हार्ड फ़ॉन्ट देख रहे हैं जी, इस पेपर के ऊपर जो ब्लैक ज़्यादा आपको हार्ड फ़ॉन्ट दिखेगा, ये वो फ़ॉन्ट होता है जो आखिरी समय पे टिकट काट दिया जाता है और फिर जोड़ा जाता है जी। आपको दूसरे फ़ॉन्ट का और इस फ़ॉन्ट में अंतर पता लग जाएगा कि इसका मतलब ये टिकट दीप्ति माहेश्वरी का टिकट कट रहा था, लास्ट मोमेंट पे फिर विचार हुआ, पता चला कि दूसरा दल दीप्ति माहेश्वरी संपर्क साध रहा है। कांग्रेस पार्टी राजसमंद में दीप्ति माहेश्वरी संपर्क साध चुकी है और अगर दीप्ति माहेश्वरी को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने तो कांग्रेस वहां पर खेल कर सकती है। ठीक है, ऐसी कालीचंद सराफ की बात कर लें हम। कालीचंद सराफ को लेकर भी ऐसे ही था। शोभा चौहान के ऊपर भी आप देख सकते हैं बोल्ड अक्षर और उसको लेकर संतोष अहलावत, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के सुभाष पूनिया का टिकट कटा है, संतोष अहलावत। तो ये जो फ़ॉन्ट जो बदले जाते हैं ना, ये आखिरी दौर में बिल्कुल सेकंड्स के अंदर बदले जाते हैं ना, बिल्कुल लास्ट में कहा जा सकता है कि कोई ना कोई ऐसी राजनीतिक कारण रहे हैं जिसके कारण ये फ़ॉन्ट बदले गए हैं। तो संतोष बावरी को लेकर ये था कि अनूपगढ़ से अर्जुन राम मेघवाल का नाम चल रहा था जी, वो चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि और भी सांसदों को लड़ाया जा रहा है, केंद्रीय मंत्रियों को लड़ाने की बात थी, तो ये भी एक इसमें दलील थी। लेकिन ये खास बात ये कि ये जो टिकट अभिषेक मटोरिया का जेजेपी जो कि चौटाला की पार्टी है, उनके पारिवारिक कलह और उस पारिवारिक कलह में जो दूसरा पार्ट है जो कह सकते हैं चौटाला की जो इनेलो है जिससे अभिषेक मटोरिया की रिश्तेदारी है, उसके विरोध में जेजेपी थी। उसके बावजूद अभिषेक मटोरिया को टिकट दिया गया और अभिषेक मटोरिया और 2 ऐसे टिकट जो ये साबित करते हैं कि वसुंधरा राजे का कमबैक की सूची में दिख रहा है। वो कमबैक खासतौर से श्रीचंद कृपलानी और कालीचरण सराफ, ये वो नाम कहे जा सकते हैं जो अपने आप में बिल्कुल ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर टिकट नहीं आएंगे, दूसरे और चेहरों को जगह मिलेगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात, उन चेहरों पर दाव जहाँ कोई शक शुबा नहीं है, जो लगातार जीत रहे हैं, मजबूत है, जैसे बाली एग्जाम्पल है, पाली एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल इसलिए बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस बहुत कमज़ोर है, संगठनात्मक दृष्टि से कमज़ोर है, गुटबाजी बहुत है और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को यहाँ पर शुरू से एज मिलती रही है। तो कुल मिलाकर, और गुलाबचंद कटारिया भले ही राज्यपाल बन गए हों और लेकिन ताराचंद जैन का टिकट गुलाबचंद कटारिया की कहा जा सकता है उनसे पूछ कर दिया है या उनकी सलाह से दिया है, हस्तक्षेप है। गौतम दक्क, बड़ी सादरी का टिकट गौतम दक्क गुलाबचंद कटारिया के बहुत नज़दीकी है, इनका टिकट संकट में था, वहाँ पर ब्राह्मण को देने की बात चल रही थी लेकिन उनको टिकट दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि अपने आप में कुछ ऐसे टिकट रहे जो पुराने जो बड़े नेता, बड़े छत्रप है, उन छत्रपों को एक तरह से बैलेंस करने की भी कोशिश यहाँ पर की गई है। राजेंद्र राठौड़ के लिए कहा जाता है वो लीडर ऑपोजिशन है और अपने चेहरों को टिकट दिलाने का उन्होंने काम किया, तो पर्दे के पीछे उन्होंने ऐसा काम किया है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे टिकट भी हैं जैसे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रतापपुरी में ठनी हुई थी मालानी की राजनीति के अंदर, और प्रतापपुरी पोखरण से बहुत कम अंतर से पिछला चुनाव प्रतापपुरी हार गए थे। और तारा जो मठ है, राजपूत समाज का एक प्रमुख मठ है सरहदी इलाके में, उस मठ के ये महंत है। तो महंत प्रतापपुरी को टिकट देने का मतलब है कि फायर ब्रांड हिंदू लीडरशिप या जो संत महात्माओं को आगे करने की जो बीजेपी की रणनीति है वो यहाँ पर नज़र आती है। तो कुल मिलाकर जो ये नागौर के अंदर
एक बैलेंस करने की कोशिश अच्छा, बीजेपी ने की है। नागौर का जिक्र आपने किया योगेश जी, क्योंकि ज्योति मिर्धा की बात करें बीजेपी में आई है, लेकिन जब बीजेपी ज्वाइन कर रही थी उस समय भी हम बातचीत कर रहे थे, उस समय भी ये कयास लगाए जाते और ये ऐसा कहा जा रहा था कि संभवतः उनको सांसदी का चुनाव लड़ाया जाए, संभवतः उन्हें नागौर से लोकसभा में चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन यहाँ पर उन्हें विधानसभा में चुनाव लड़ाना, क्या स्ट्रैटेजी आपको नजर आती है? जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है पूरे नागौर को साधने की। देखिए, मोहन राम चौधरी जो विधायक है नागौर के, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने मन की बात बता दी थी लीडरशिप को कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। फिर दो नाम चले, CR चौधरी और के राम का। के राम पहले कांग्रेस में थे, फिर वो बीजेपी में आ गए, हालांकि घोषित तौर पर नजर नहीं आया, लेकिन वो बीजेपी में आ गए। और CR चौधरी पूर्व सांसद रहे। दोनों के नाम थे, दोनों का लग रहा था दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा, लेकिन नागौर में ये कहा जा सकता है ये सेंटर पॉइंट है पूरी नागौर की राजनीति का। एक मैसेज देने की बात थी। फिर जब ज्योति मिर्धा को ले ही लिया तो क्यों नहीं चुनाव लड़ा दिया जाए? हो सकता है 4 महीने बाद वो लोकसभा भी लड़ लें, क्या फर्क पड़ता है उसमें? विधायक होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद, संभवतः अगर चुनाव जीतती है तो लोकसभा भी उनको लड़ाया जा सकता है। और यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी किसे उतारेगी? क्योंकि ज्योति मिर्धा एक बड़ा नाम सामने आ गया और कांग्रेस पार्टियां पिछले कई चुनावों से हार रही है और पिछले कुछ सालों से वो लगातार मुस्लिम उम्मीदवार पर दाव खेल रही है। तो ये एक देखने की बात होगी कि कांग्रेस किसे उतारती है। और तकरीबन जो मुझे लगा कि जिस तरह टिकट का यहाँ पर एक पूरा सोशल इंजीनियरिंग यहाँ बीजेपी ने की है, उनमें मोटे तौर पर बीजेपी ने जो रिजर्व सीट है SC की, ST की, उनको ज़्यादातर इस सूची में डाला है। आप खुद भी देखेंगे तो तकरीबन उन सीटों को इन्होंने फाइनलाइज किया और उनको घोषित कर दिया। को बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरिंग की यहाँ पर कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरी सूची में। योगेश जी, ये विश्लेषण तो हम लगा, देखिए आप इसमें रावणा राजपूत है, इसमें कुमावत है, इसके अंदर आप देखेंगे माली है। तो बीजेपी का जो मूल OBC का वोट बैंक है, जो बीजेपी जैसे कुमार, कुमावत, प्रजापत, ये बीजेपी का बरसों से मूल वोट बैंक। बीजेपी तो सोशल इंजीनियरिंग में माहिर मानी जाती है। यहाँ पर विश्लेषण लगातार जारी रहेगा। बस रुके यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। कि राजस्थान का रण तैयार है, रणभेरी भी बज चुकी है और ऐसे में प्रत्याशियों के जिनका इंतजार किया जा रहा था, भाजपा ने दूसरी सूची जारी कर दी तो वहीं कांग्रेस ने कम ही सही लेकिन कम से कम एक सूची तो जारी की है। 33 नामों के प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। इस पर विश्लेषण हम लगातार कर रहे हैं आपके लिए, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ आए कि किस पार्टी की कौन सी रणनीति नजर आ रही है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। योगेश जी, ब्रेक से पहले आप जिक्र कर रहे थे सोशल इंजीनियरिंग का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं माहिर है, लेकिन अगर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की बात करें, क्योंकि 33 जिस तरीके से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है वही रिपीटेशन है, यहाँ पर कुछ नया नहीं नजर आ रहा है, तो इसके पीछे क्या रणनीति आपको नजर आती है? क्या वाकई में सर्वे बिल्कुल वैसा ही था जैसा दिखाया गया है? रिपीटेशन की वजह क्या सर्वे है या फिर कुछ और आपको बात कुछ नजर आई है? देखिए, पूरी सूची रिपीट है एक तरह से, और जो खास बात है कि ये वो सूची है जिसमें ज़्यादातर नाम एक तरह से कहा जाए कि वो काटे नहीं जा सकते थे या जिनको देना ही था। मांडलगढ़ है, यहाँ ब्राह्मण भी टिकट मांग रहे थे, रामपाल शर्मा कांग्रेस के नेता वो टिकट मांग रहे थे यहाँ पर, और मिला विवेक धाकड़ को। विवेक धाकड़ बाई इलेक्शन लड़के MLA बन चुके हैं। विवेक धाकड़ के पिता भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और ये कहा जा सकता है कि यूथ कांग्रेस का वो प्रोडक्ट है। और डॉक्टर CP जोशी ने उनकी पैरवी की थी एक ज़माने में, और तब वो बाई इलेक्शन यहाँ से चुनाव जीते। पिछली जो सरकार थी बीजेपी की, उस सरकार में विवेक धाकड़ बाई इलेक्शन जीतकर वो यहाँ मांडलगढ़ से विधायक रह चुके। बीजेपी ने ब्राह्मण को टिकट दिया है, गोपाल शर्मा को, खंडेलवाल ब्राह्मण है वो, और यहाँ बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी ने विवेक धाकड़ को दिया। तो ये एक बड़ा एक चेंज यहाँ पर नज़र आता है इस सूची के अंदर हम देखें। और पुष्पेंद्र भारद्वाज, अर्चना शर्मा दोनों सर्वे में टॉप पर थे। दोनों के नाम को लेकर पहले से ही ये था। पुष्पेंद्र के नाम पर बड़ा उनका गोविंद सिंह डोटासरा और डॉक्टर CP जोशी, दो बड़े कहा जा सकता चेहरे उनके सपोर्ट में पूरी तरह खड़े थे। तो वहीं पर अर्चना शर्मा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बाकी तमाम जो बड़े लीडर हैं, उनको भी अर्चना शर्मा को लेकर जो सर्वे हुआ उसमें वो टॉप पर थी। और यही कारण है कि
क्योंकि पिछला जो चुनाव था बहुत कम अंतर से वो हारी थी, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट था। भले ही वो हारी, लेकिन जो अंतर देखा गया, मालवीय नगर सांगानेर दोनों बीजेपी माइंडेड सीट है, या बीजेपी जहाँ कहा जा सकता है कि पूरे, हम याद है कि घनश्याम तिवाड़ी यहाँ पर सिरमौर रहे, उन्होंने इतिहास बनाया यहाँ पर जीत का सांगानेर में, और इंदिरा मायाराम ही वहाँ से एकमात्र कांग्रेस की विधायक अब तक सांगानेर में रही। परिसीमन के बाद और सांगानेर की स्थितियाँ बड़ी विकट हो चुकी थी। उससे पहले विद्या पाठक लगातार 4 बार वहाँ से बीजेपी की विधायक रही, जनसंघ के ज़माने में वो विधायक बनी। तो एक तरह से कहा जाए तो सांगानेर का इतिहास इसी तरह का है। मालवीय नगर परिसीमन के बाद बना, उससे पहले जौहरी बाजार नाम का विधानसभा क्षेत्र होता था, तो उसके टुकड़े हुए मालवीय नगर एक नया क्षेत्र डेवलप हुआ, और मालवीय नगर जब से बना तब से वो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में देखा गया, क्योंकि वहाँ सामान्य मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। सामान्य में भी वैश्य कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी के वोट बड़ी तादाद में, मूल ओबीसी के वोट बड़ी तादाद में, तो यही कारण है कि वहाँ पर बीजेपी को एक एज मिलता है, और ये वो सीटें जो कांग्रेस माइनस मान के चलती है। लेकिन पिछला चुनाव था जब अर्चना शर्मा ने इस कठिन सीट पर बड़ी चुनौती कालीचंद सराफ को दी थी, तो यही कारण है कि उनके टिकट को लेकर ज़्यादा, लेकिन ये अलग बात है कि विरोध वहाँ कांग्रेस का बहुत हुआ। राजीव अरोड़ा, महेश शर्मा, ये बड़े दावेदार वहाँ पर, बड़े चेहरे थे जिन्होंने टिकट मांगा, मिला वहाँ पर अर्चना शर्मा को, और अर्चना शर्मा, कालीचंद सराफ, पुराना ही चुनाव यहाँ दोहराया जाएगा। सांगानेर में जरूर बदल गया चुनाव, सांगानेर में भजनलाल शर्मा आ गए। अब सवाल ये उठता दीपिका कि भजनलाल शर्मा भरतपुर से है, नदबई से चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत पहले नदबई से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, हालांकि वो सफलता उनको नहीं मिली थी, और भारतीय जनता पार्टी संगठन में वो लंबे समय से है। भरतपुर से उनके टिकट का नाम भी चल रहा था, लेकिन वो भरतपुर जाने के बजाय क्योंकि बरसों से वो जयपुर ही शिफ्ट हो गए थे, यहीं पर उनका फोर्टिस अस्पताल के पीछे उनका निवास स्थान है, तो लंबे समय से जयपुर ही उनका निवास स्थान बन चुका था। और अब वहाँ पर उनका नदबोई जाते हैं, गिरिराज जी के भगत हैं, गिरिराज जी के जो भंडारा लगता है वहाँ, जो कहते हैं कि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, ये और इनकी पत्नी दोनों बहुत धर्मपरायण हैं, और कहा जा सकता है कि भजनलाल शर्मा एक नए चेहरे के तौर पर सांगानेर में होंगे। हालांकि संगठन का जो कार्यकर्ता है वो उनको भलीभांति जानता है, बरसों से जानता है। वहीं पुष्पेंद्र भारद्वाज चुनाव लड़ चुके हैं, तूफानी नेता है, यहाँ पर उनकी पुरानी पकड़ है, वो कहा जा सकता है। योगेश जी तमाम, क्योंकि जब से सूची आई है हम विश्लेषण लगातार कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि समय खत्म हो रहा है, एक आखिरी कमेंट आपसे मैं चाहूंगी विश्लेषण इसका, एक कांग्रेस की सूची पर और एक भाजपा की सूची पर, क्या आपका कम शब्दों में विश्लेषण रहेगा स्ट्रैटेजी के हिसाब से और आगे आने वाले समय के हिसाब से, दोनों ही सूची पर, दोनों ही? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस की जो पहली सूची है वो सेफ साइड है, वो ज़्यादा कोई विध्वंसक निर्णय नहीं है उसमें, ज़्यादा कोई उसके अंदर कोई इस तरह की बात नहीं है जिसको लेकर बाहर बीजेपी की पहली सूची की तरह आंदोलन खड़े हो जाएं या कोई भारी विरोध देखने को मिल जाए, इस तरह का अंदेशा नहीं है। ये सूची वो है जो कहा जा सकता है कि बिल्कुल ठोक परख कर निकाली गई है कि हाँ भाई हमको पहली सूची में इसी तरह के नाम दे रहे हैं। हालांकि कुछ बड़े चेहरे जरूर इसमें रह गए हैं जिनको लग रहा था कि वो नाम सामने आएंगे, लेकिन 106 नाम फाइनल हो चुके थे कांग्रेस पार्टी के। एक सूची आ चुकी है, एक सूची जल्दी हमारे सामने आ जाएगी, और ये ज़रूर है कि इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो सीधे आलाकमान के हस्तक्षेप से आए, जैसे दिव्या मदेरणा, ये बड़ा नाम है, राहुल गांधी की टीम में वो कही जाती हैं, राहुल गांधी के साथ 12 जोड़े यात्रा में जिस बात का जिक्र आपने कर दिया वही मैं करने वाली थी, क्योंकि 106 नामों का जिक्र लगातार चल रहा था, लेकिन 106 नामों पर वाकई में पूरा होमवर्क हो गया था, वाकई में सब कुछ साफ हो गया था, तो 106 नाम की सूची क्यों नहीं आई, सिर्फ 33 की क्यों ही आई है? बहुत शुक्रिया योगेश जी पूरी बातचीत के लिए, विश्लेषण के लिए।